हिमाचल प्रदेश की तमाम 68 असेंबली सीटों के लिए आज वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तरक्याती मंसूबों का तोहफा देंगे। वज़ीर आज़म का विशाखापट्टनम पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी आंध्र में 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। नायब सदर जंकीब धनखड़ कंबोडिया के नोम में आसियान भारत यादगारी इजलास में शिरकत करेंगे। आसियान भारत ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह को आसियान भारत दोस्ती के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। कंबोडिया में सालाना आसियान सरबराह इजलास के पहले दिन म्यांमार के बहरान का मसला छाया रहा। गुज़िश्ता साल की फौजी बगावत के बाद से झड़पों में हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं। रूस को बड़ा धचका। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की फौज को मिली बड़ी कामयाबी। रूसी फौज की खारसान से वापसी, यूक्रेनी फौज ने जश्न मनाया। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटिंग जारी है। रियासत की तमाम 68 असेंबली सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। वोट सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान की शिरकत यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए हैं। रियासत की 68 नशिस्तों के लिए 24 खवातीन समेत कुल 412 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। रियासत में पोलिंग के लिए 7,884 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 3 मुआविन पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। ये 2 कांगड़ा में और एक सोलन जिले में है। सबसे ज्यादा 1,625 पोलिंग स्टेशन कांगड़ा जिले में बनाए गए हैं, जबकि सबसे कम 92 पोलिंग स्टेशन लाहौल स्पीति जिले में बनाए गए हैं। रियासत में तमाम पोलिंग पार्टियां अपने मुतालिका पोलिंग स्टेशनों और दूर दराज इलाकों में पहुंच गई हैं। वहीं आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके तहत किसी भी नाखुशगवार वाक़ये या कुदरती आफात से निपटने के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में NDRF और SDRF के एहलकारों को तैनात किया गया है। वहीं हिमाचल पुलिस के अलावा हिमाचल से मुतसिल दीगर रियासतों की सरहदों की निगरानी के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के वोटरों से पूरे जोश खरोश के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि आज हिमाचल प्रदेश की तमाम असेंबली सीटों के लिए पोलिंग का दिन है। मैं देवभूमि के तमाम वोटरों से गुजारिश करता हूँ कि जमहूरियत के इस त्यौहार में पूरे जोश खरोश के साथ शिरकत करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। इस मौके पर रियासत के तमाम नौजवानों को मेरी खुसूसी नेक ख्वाहिशात, जो पहली बार वोट डालेंगे। और वज़ीर आज़म आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म 10,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और उसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो 6 लेन ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इक़्तिसादी राहदरी के आंध्र प्रदेश सेक्शन का संग बुनियाद रखेंगे। इसे 3,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा। ये इक़्तिसादी राहदरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सनती मरकज़ से विशाखापट्टनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता कौमी शाहराह तक तेज़ रफ्तार राब्ता फराहम करेगा। वज़ीर आज़म विशाखापट्टनम में कॉन्वेंट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक एक वक्फशुदा पोर्ट रोड का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म आंध्र प्रदेश में ONGC के यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करेंगे, जिसे 2,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म मोदी तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से तजदीद शुदा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। दोबारा तैयार करदा स्टेशन रोज़ाना
75,000 मुसाफिरों को जदीद तरीन खिदमात फराहम करते हुए मुसाफिरों के लिए नई सहूलियात में बेहतरी लाएगा। वज़ीर आज़म विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर की जदीदकारी और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद भी रखेंगे। अपग्रेडेशन और जदीदकारी के बाद इस माहीगिरी पर मुनहसिर बंदरगाह की हैंडलिंग की सलाहियत 150 टन यामिया से तकरीबन 300 टन यामिया हो जाएगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुतालिक कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। आइए डालते हैं वज़ीर आज़म के दौरे पर एक नज़र। 2 दिन के जुनूबी हिंद के दौरे के तहत 4 रियासतों के दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां वो तमाम तरक्याती मंसूबों की सौगात कौम को देंगे। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में पीएम मोदी 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कीमों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी ग्राउंड में एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम 6 लेन के ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम तिजारती गलियारे के आंध्र प्रदेश सेक्शन का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसे 3,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। वजीर आजम विशाखापट्टनम में कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन तक एक वक्फ पोर्ट रोड का संगे बुनियाद भी रखेंगे। ये मकामी नकलो हमल और बंदरगाह जाने वाले माल बरदार ट्रैफिक को अलग करके विशाखापट्टनम शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा। पीएम श्री काकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए NH 326A पथपट्टनम सेक्शन को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये मंसूबा इस इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। वजीर आजम आंध्र प्रदेश में ONGC की यू फील्ड ऑन शोर डीप वाटर ब्लॉक स्कीम को कौम को वक्फ करेंगे, जिसे 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। यह करीब 3 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर रोजाना की गैस पैदावारी सलाहियत रखती है। पीएम मोदी करीब 6.65 MMSCMD की सलाहियत वाली गेल की श्री काकुलम अंगुल कुदरती गैस पाइपलाइन स्कीम का संगे बुनियाद भी रखेंगे। 745 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की तामीर कुल 2,650 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से की जाएगी। ये पाइपलाइन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्तलिफ जिलों में घरों, सिनतों, तिजारती इकाइयों और ऑटोमोबाइल शोबे में कुदरती गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम बुनियादी ढांचे की तामीर करेगी। ONGC U field development in the eastern offshore will be taken up with almost 2,917 crores, and this would also definitely help in easing the petroleum and also natural gas requirements for the country and also for the state of Andhra Pradesh. वजीर आजम करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की तजदीदकारी का भी संगे बुनियाद रखेंगे। जदीद तरीन सहूलियात से लैस ये स्टेशन रोजाना 75,000 मुसाफिरों को खिदमात अता करेगा और उन्हें जदीद तरीन सहूलियात मुहैया करा के उनके तजर्बे में सुधार पैदा करेगा। वजीर आजम विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर की तजदीदकारी और उसकी तरक्की का भी संगे बुनियाद रखेंगे। इस मंसूबे की कुल लागत तकरीबन 150 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे, इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए 7 प्रोजेक्ट वह लेकर आएंगे। इसमें पेट्रोलियम और रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा पोर्ट सिटी के नाम से मशहूर विशाखापट्टनम के लिए, उनके मछुआरों के लिए भी योजनाएं शामिल हैं। वजीर आजम दोपहर बाद तेलंगाना के रामगुंडम पहुंचेंगे, जहां पर वो 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम रामगुंडम में खाद प्लांट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। काबिल जिक्र है कि इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद वजीर आजम मोदी ने 7 अगस्त 2016 को रखा था। मुल्क के अंदर बंद फर्टिलाइजर्स प्लांट शुरू करने के पीछे वजीर आजम का नजरिया मुल्क को यूरिया की पैदावार के शुबे में
खुद कफील बनाने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। रामागुंडम प्लांट हर साल 12.7 LMT देसी नीम कोटेड यूरिया की पैदावार मुहैया कराएगा। ये राज्य ऐसे हैं जिनमें पहले बहुत स्कार्सिटी हुआ करता था यूरिया का, वो स्कार्सिटी कम हो गया, ख़त्म हो गया और इससे फार्मर को अवेलेबिलिटी नीम कोटेड यूरिया का सुनिश्चित हो गया और हमारा उत्पादन जो क्रॉप्स का उत्पादन है वो इन्हेंस हो जाएगा और आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम है ये प्लांट न सिर्फ खाद की दस्तयाबी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा, बल्कि सड़क, रेलवे और झैली सनतों समेत बुनियादी ढांचे की तरक्की को भी फरोग देगा। ये प्लांट रियासत तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसानों को यूरिया खाद की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने में भी मददगार साबित होगा। वजीर आजम के रामागुंडम के दौरे से वहाँ लोग पूरे जोश व खरोश में हैं। उनका कहना है कि इस यूरिया प्लांट से रियासत के किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुँचेगा। कॉरपोरेशन होने के बाद ये बहुत सस्ते में मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको सब्सिडाइज करके हर एक फार्मर को मिल रहे हैं। फार्मर्स के लिए जो है जो खेती वगैरह का जो काम होता है उसमें जो यूरिया वगैरह है जो पहले बहुत महंगा आता था, अब भी जो प्राइस में जो मिल रहा है ना वो थोड़ा कम रेट में मिल रहा है और सबको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। रामागुंडम का ये यूरिया प्लांट भी दक्षिण के राज्यों के जो किसान हैं उनकी यूरिया संबंधित ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो रेल और सड़क की कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, रामागुंडम। वजीर आजम का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने वजीर आजम मोदी पर फूल बरसाए। इस मौके पर वजीर आजम ने अवाम को मुबारकबाद भी दी। रुख करेंगे दीगर खबरों का। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कंबोडिया के दौरे पर हैं। जगदीप धनखड़ 19वें आसियान इंडिया यादगारी चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस साल आसियान भारत ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह है और रवा बरस आसियान भारत दोस्ती साल के तौर पर मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया कंबोडिया और दीगर ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा उमूर पर बातचीत भी करेंगे। इससे पहले नायब सदर जमहूरिया ने कल नॉम पना में एक तकरीब में शिरकत की जहाँ कंबोडिया के फनकारों ने अपनी रिवायती रक्स के जरिए महाभारत पर मबनी एक प्रोग्राम पेश किया। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कंबोडिया के दौरे पर हैं। कंबोडिया में रहने वाले भारतीय निजात शहरियों में इस सफ़र पर काफ़ी जोश देखा जा रहा है। भारतीय बिरादरी के लोगों से खुसूसी बातचीत की हमारी नुमाइंदी विशाल वेरिस्टो ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये पहली विदेश यात्रा है और मैं इस वक्त हूँ पनोम पेन में और मेरे साथ इंडियन कम्युनिटी। मैं हूँ प्रीति, फ़िलहाल मैं यहाँ पिछले 4.5 साल से रह रही हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इंडियंस जब यहाँ आते हैं तो जो यहाँ के लोकल्स हैं, कंबोडियंस हैं, वो हमको इतना रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं कि जिसको हम सोच नहीं सकते। उपराष्ट्रपति आए हैं, कितना उत्साहित आप फील कर रहे हैं? हम लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि इंडिया से कोई बहुत बड़ी हस्ती यहाँ है और यहाँ रहते हुए जैसे मेरे को 17 साल हो गए तो आप समझ सकते हैं कि इतना लॉन्ग टाइम रहते हुए तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे भाभी ने कहा भी इज्जत मिलती है तो उस इज्जत के कारण और हम लोग का भी मोटिवेशन लेवल और बढ़ता है। अच्छा, जो रजीम है मोदी जी की जो सरकार है उसकी वजह से जो अब्रॉड में इंडियंस रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा, उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है उसमें कितना फ़र्क आया है? जी, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडियंस को सिर्फ कंबोडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और जिस तरह से देखते हैं वो जैसे बोलने लायक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंडियन डायस्पोरा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत को विश्व गुरु बनाने में और इंडियन डायस्पोरा की वजह से भारत का सर हमेशा ऊंचा होता है। क्या कहेंगे आप?
ज़रूर भारत का असर यहाँ हम हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ऊपर हो रहा है। बहुत से बिज़नेस सेक्टर्स हैं यहाँ पे जो यहाँ इंडियंस हम लीड कर रहे हैं, और हम अपने लीडरशिप के बलबूते पर गाइडेंस भी दे रहे हैं लोकल जो अपने कंबोडियंस दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, ताकि उनकी भी तरक्की अच्छी तरह से हो रही है यहाँ से। और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि आसियान के तहत यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट शुरू करें। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं, यूथ काफ़ी प्रोग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है, और वो चाहता है कि नए जज्बे से आगे बढ़े। तो इंडिया के पास वो पोटेंशियल है और यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है, दोनों को अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि आपने सुना, जोश से ये सब लोग लबरेज हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि इनको वो मान सम्मान अब मिलने लगा है जो शायद पहले कहीं कमी थी, और इसका सारा श्रेय जाता है उस नेतृत्व को जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने का ठाना है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज़, पनोम पेन। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। मरकजी हुकूमत के पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के फ़रोग़ के लिए महकमा पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर, वजारत आमला, अवामी शिकायत और पेंशन हुकूमत हिंद की तरफ से एक मुल्कीर मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत पेंशनर्स फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी ऐप के ज़रिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट खुद जारी कर सकते हैं। इस सिलसिले में प्रयागराज में बमरोली SBI ब्रांच में आज एक रोज़ा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। हर साल नवंबर महीने में जो पेंशनर्स हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, तो उनकी ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए पिछले साल माननीय मंत्री जी ने फेस ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से पिछले साल 20 लाख लोगों ने अपना सर्टिफिकेट बैंक में या फिर जो भी कंसर्न एजेंसी है वहाँ पर दिया हुआ है। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपकी ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए आप घर बैठे अपना ये सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही आसान प्रोसेस। फेस रिकग्निशन के लिए जो लोग इधर उधर परेशान होते हैं उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो फेस रिकग्निशन करके एक आधार फेस RD एक ऐप लॉन्च हुआ है, उसके सहायता से वो लोग अपना खुद घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। वो आपके आधार से लिंक हो जाता है, और इसके बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। भारत सरकार की तरफ से कि पेंशनरों को जानकारी दी जाए कि वो स्वयं भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अथवा वो लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए व्यवस्था जहां की जा रही है वहां पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएं। और अगर वो स्वयं बना लेंगे तो वो उनको किसी स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका रहन सहन का स्तर ठीक रहेगा कि वो यात्रा न करना पड़े और वो स्वयं अपने घर बना लें। और वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि रवा माली साल में 10 नवंबर तक बराह रास्त टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। वज़ारत ने कहा है कि रवा माह की 10 तारीख तक मजमूई बराह रास्त टैक्स कलेक्शन 10,54,000 करोड़ रुपए रही, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत कार के मजमूई कलेक्शन से 30.69% ज़्यादा है। सर्दियों के साथ साथ मुल्क की राजधानी दिल्ली में NCR में फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ दिन में मामूली बेहतरी के बाद दिल्ली की हवा का मेयार दोबारा से इंतहाई ख़राब ज़मरे में दर्ज किया गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में हफ्ते की सुबह हवा के मेयार का इंडेक्स AQI 337 दर्ज किया गया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जुमे को कंबोडिया के शहर नॉम पेन में आसियान ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने म्यांमार की जेलों में कैद सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के रहनुमाओं ने भी इस हवाले से म्यांमार को मुंतबा किया है कि उन्होंने म्यांमार से गुज़िश्ता साल तय पाने वाले 5 निकाती अमन मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आसियान हर सतह पर म्यांमार की नुमाइंदगी का जायज़ा ले रहा है। आसियान ममालिक ने गुज़िश्ता साल भी म्यांमार के फ़ौजी रहनुमाओं को कई बैनुल-अक़वामी इजलासों में शिरकत से रोक दिया था। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर बड़ा फैसला किया है, जो एक बार फिर ज़ेर बहस है। कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किए गए $8 वाले ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को मनसूख कर दिया है। कंपनी के ज़राए के मुताबिक ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम शुरू होते ही जाली अकाउंट्स की तादाद बढ़ने लगी थी। इसी के पेश नज़र कंपनी ने इस मंसूबे को मनसूख करने का फैसला किया है। काबिल ज़िक्र है कि मस्क ने ट्विटर की आमदनी बढ़ाने में मदद के लिए सब्सक्रिप्शन पर मबनी खदमातों को अपनाया था।
यूक्रेन की शहर खरसान से रूसी फौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया है। रूस की वजारत दिफा ने जुमे को कहा कि उसने यूक्रेन के जनूबी खरसान इलाके में दरियाए निपर के मगरबी किनारे से अपने तमाम फौजियों का इनखला मुकम्मल कर लिया है। रूस की सरकारी खबररसा एजेंसियों ने वजारत के हवाले से एक बयान में कहा है कि खरसान में अब एक भी फौजी यूनिट बाकी नहीं बचा है। ताहम रूस ने कहा कि मॉस्को अब भी खरसान इलाके को रूस के हिस्से के तौर पर देखता है। इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खरसान से रूसी फौजियों के इनखला को तारीखी करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खरसान अब हमारा है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक यूक्रेन की फ़ौज खरसान शहर में दाखिल हो गई है। रूसी फौजियों के पसपाई के बाद मकामी शहरियों ने कौमी परचम लहराकर यूक्रेनी फ़ौज का पुरतबाक इस्तकबाल किया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा कि खरसान कंट्रोल में है, फ़ौज के दस्ते वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक आनंद विहार आरटीएस स्टेशन की तामीर का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस स्टेशन के बेस स्लैब और कॉन्क्रीट लेवल का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की सतह की तामीर भी तकमील के करीब है। इस वक्त यहाँ कॉन्क्रीट लेवल की छत की तामीर का काम हो रहा है। जल्दी प्लेटफॉर्म की सतह पर ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस स्टेशन की तामीर टॉप डाउन तरीके से की जा रही है, यानी पहले इसे ज़मीनी सतह पर बनाया गया, फिर अब ज़ेर ज़मीन सतह पर तामीराती काम किया जा रहा है। स्टेशन के करीब कॉरिडोर के लिए सुरंगों की तामीर में 4 टनल बोरिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। इस कॉरिडोर पर काम कैसे हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। कितना प्रगति पे चल रहा है, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह। हम लोग तो गति से प्रगति करते हैं और प्रगति बहुत अच्छी है प्रोजेक्ट की। आप देख रहे हैं, आज आप लोग ने आके यहाँ देखा, ये स्टेशन हमको प्रायोरिटी सेक्शन पे नहीं है। ये स्टेशन हमको चाहिए 24 में, लेकिन हम काफ़ी इसमें एडवांस स्टेज में हैं। हमने फिनिशिंग के वर्क शुरू कर दिए हैं। ब्रिक वर्क आपने देखा कि काम चल रहा है यहाँ पे, ब्लॉक वर्क वगैरह के। तो हम अगले 1 साल में इस स्टेशन को बना देंगे। चुनौती यहाँ पर कितनी रही है? चुनौती तो आप सोच सकते हैं कि कितनी होगी। नेशनल कैपिटल है, उसका भी एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। आनंद विहार बस अड्डा है। जब हमने काम शुरू किया उससे पहले तो ये सोचना भी मुश्किल था कि यहाँ पे आप एक छोटा सा चीज़ भी बना सकते हैं, एक 2 कमरे का मकान भी आप नहीं बना सकते। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 250-300 मीटर लंबाई का ये स्टेशन और दोनों तरफ 4 टनल बोरिंग मशीनें काम कर रही हैं। ह्यूज एक्टिविटी है, उसमें बहुत सारा मटेरियल आ रहा है, जा रहा है। हैवी लॉजिस्टिक्स है, रोज़ सैकड़ों ट्रकों का मटेरियल का आना, उतने का यहाँ से निकल के जाना, इन सब को हम लोग मैनेज करते हैं। ना तो बस अड्डे के मूवमेंट में कोई फ़र्क है ऑपरेशन में, ना इंडियन रेलवे के स्टेशन के ऑपरेशन में कोई अंतर है। 2 बस अड्डे हैं, 2 मेट्रो के स्टेशन हैं, कहीं भी किसी के ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। टीबीएम किस तरह से काम कर रही हैं? टीबीएम का वर्किंग हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हम ये कहेंगे कि ईश्वर की अनुकंपा है कि चारों टीबीएम मशीनें ठीक से बिहेव कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस कॉरिडोर पर परिचालन कब से आरंभ हो जाएगा? ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, चूँकि अभी हम प्रायोरिटी कॉरिडोर पर फोकस कर रहे हैं। पर मैं आपको केवल ये कह सकता हूँ कि हमें जून 25 का टारगेट दिया गया है, पर हम उससे पहले आपको इस पे गाड़ी चला के दिखाएंगे। पहले चरण में कहाँ से कहाँ तक रहेगी? पहले चरण में हम लोग दुहाई से साहिबाबाद 5 स्टेशन हैं, दुहाई डिपो से साहिबाबाद, उस पर ट्रेन चलेगी और वो हम लोग मार्च 23 में चलाएँगे, जबकि उसका भी टारगेट जून 23 है, लेकिन हम 3 महीने पहले ऑपरेशन शुरू करेंगे। ट्रेन चलने से सर कितना फ़र्क पड़ेगा सड़कों? पहले सेक्शन के चलने से कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ेगा, चूँकि वो छोटा स्ट्रेच है, और लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रेच बड़ा होता जाएगा उसका एक नेटवर्क इम्पैक्ट होता है, नेटवर्क बेनिफिट मिलता है। तो पहला जब कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ शुरू होगा तो काफ़ी सारे लोग, लगभग 1 लाख प्राइवेट व्हीकल्स लोग छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएंगे। और जब ये आगे बढ़ेगा, जब हम इसको एयरपोर्ट को जोड़ेंगे, हम मानेसर को जोड़ेंगे, हम एसएनबी को जोड़ेंगे, तो ये नंबर लगातार बढ़ता जाएगा। नॉट ओनली क्योंकि हम आगे जोड़ रहे हैं, ये नहीं, पीछे भी इसका इम्पैक्ट होता है। जिस आदमी को गाज़ियाबाद से मानेसर जाना है वो अभी दिल्ली तक आके चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर जैसे ही वो मानेसर आप जोड़ देंगे तो बहुत सारे लोग जो आज बाई रोड जा रहे हैं वो उस पर आना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब पूरी तरह से ये परिचालन में आ जाएगी आरआरटीएस, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर 1 लाख वाहनों की जो संख्या है दिल्ली की सड़कों से कम दिखाई देगी। कैमरामैन कुमार दत्ता और सन्नी काला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबार पर।
दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के अंदर जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये राजीव गांधी कत्ल केस से मुतालिक है। राजीव गांधी कत्ल केस के तमाम कसूरवारों को रिहा कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मामले में सज़ा याफ्ता पैरा विलन की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई के हुक्म का हवाला देते हुए बाकी मुजरिमों को भी अदालत से रिहाई का मुतालबा किया गया था। इसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है अखबार मशरिक़ से, और वो है अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान के ख़िलाफ़ करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। हुकूक़ इंसानी की पामालियों पर पेश हुआ करारदाद, रूस और चीन इस मामले में गैर जानिबदार रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये खबर जो हमने ली है अगली सुर्खी का रुख हम कर रहे हैं, और ये है हमारा समाज से, और ये है बेंगलुरु जनूबी हिंद को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क की 7वीं और दूसरी नस्ल की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जनूबी हिंद को लोगों के नाम वक्फ किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जजों की तकर्री में ताक़ीब पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी का इजहार किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जजों की तकर्री में ताक़ीब पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर इस मामले पर गौर किया जाए। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई के अपने अबूरी हुक्म में तोसी की है। ये खबर है रोज़नामा इनकलाब से। निशानजद मकाम के लिए हुक्मसानी तहफ़्फ़ुज़ जारी रखते हुए हदायत पर सभी फ़रीक़ैन को 3 हफ़्ते के अंदर हलफनामा जमा कराने का भी हुक्म जारी किया गया है, और हिंदू फ़रीक़ के ज़रिए कोर्ट कमिश्नर की तकरीर पर इत्तफ़ाक़ के दावे को मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने फ़िलहाल झूठ करार दिया है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ, और अब जानते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आजादी कितना आसान शब्द है ना, मगर इसे पाना कितना कठिन था। कैसे गुजरा है अपना